ठीक है बैटरी रेडी चेंज कर दो। रेडी रेडी बोलना आप। रेडी ओके। गुड मॉर्निंग। हम लोग इस टॉपिक में हैं कि मूल्यों को बढ़ावा देने में परिवार की भूमिका क्या है, समाज की क्या भूमिका हो सकती है और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और दूसरा है सोसाइटी एंड फर्स्ट वन इज फैमिली। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ये इसमें हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है। ध्यान रखेंगे सारे लोग, परिवार की क्या भूमिका है। तो ध्यान देना, परिवार किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है, किन किन मूल्यों को, तो उसमें दिखा देना सहयोग, एकता, सच्चाई, ईमानदारी, स्वच्छता, अनुशासन, और कैसे बढ़ावा दे सकता है वो हम लोगों ने देख लिया है। तो दो टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से पारिवारिक मूल्य हैं या किन मूल्यों को परिवार बढ़ावा देगा, और दूसरा कैसे बढ़ावा देगा। तो हम लोगों ने बताया है कि उपदेश के बदले दैनिक जीवनचर्या में आना चाहिए, जितनी अच्छी बातें हैं आदि आदि। दूसरा हम लोग देख रहे हैं समाज किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है, या पूछ सकता है सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, समाज की क्या भूमिका है। तो किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकता है, तो स्वच्छता को, समाज में स्वच्छता को बढ़ावा दे सकता है, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को बढ़ावा दे सकता है, प्रकृति प्रेम को बढ़ावा दे सकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है, सद्भाव, शांति को बढ़ावा दे सकता है समाज। इन मूल्यों को बढ़ावा देने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। समानता और न्याय को बढ़ावा दे सकता है। कैसे बढ़ावा देगा, तो कैसे में आप ध्यान रखना, एक लिखोगे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा बढ़ावा दे सकता है। दूसरा आप बता सकते हो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, इनकी भूमिका हो सकती है। तीसरा आप बता दोगे कि जो सिविल सोसाइटी है इसकी भूमिका हो सकती है। चौथा बता सकते हो मीडिया की भूमिका। तो ध्यान देना, हम लोगों ने सामाजिकरण की प्रक्रिया लिख रखी है, हम लोगों ने बुद्धिजीवियों की भूमिका संक्षेप में लिखी है कि अगर बुद्धिजीवी चाहें तो समाज में अच्छा खासा परिवर्तन ला सकते हैं। जो समाज सुधारक हैं, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, हम लोगों ने सिविल सोसाइटी की भूमिका देख ली है। बहुत सारे संगठन हैं, किसान संगठन है, युवाओं का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, व्यापारियों का संगठन है। अब देखोगे कभी कभी व्यापारियों का संगठन समाज के हित के लिए कई काम करता है। वो कई बार कैंप लगा देंगे, वो स्वास्थ्य की जांच के लिए लोग वहां जाके मुफ्त में इलाज करते हैं। कई बार ऐसा व्यापारी करते हैं, वो समाज के हित में काम कर रहे हैं, और इस प्रकार मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर मीडिया की भूमिका, ये अभी अब हमको लिखना है। तो जब समाज की भूमिका लिखनी हो तो उसमें सामाजिकरण दिखाओ, बुद्धिजीवियों को दिखाओ, सामाजिक संगठनों को दिखा सकते हो, सिविल सोसाइटी दिखाओ, और मीडिया, क्योंकि मीडिया भी समाज का एक अंग है। तो नोट करोगे मीडिया को क्या करना चाहिए। मीडिया को निष्पक्ष खबर प्रकाशित करनी चाहिए। नोट करो क्या क्या करे मीडिया। मीडिया को जो सूचनाओं को निष्पक्ष रूप से दिखाना चाहिए, सूचनाओं को निष्पक्ष रूप से दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको भूल इधर उधर करे, और दिखाते वक्त, सूचनाओं को दिखाते वक्त
संवेदनाओं को और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार कुछ कुछ सच्चाई ऐसी होती है बड़ा ही देखने में बड़ा कष्ट होता है, तो मानवीय संवेदना को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर उसे सूचनाओं को प्रकाशित करना चाहिए। इज इट क्लियर? मीडिया को यह चाहिए कि निष्पक्ष सूचना दे, मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान रखे। मीडिया को ऐसा चाहिए कि वो उन विज्ञापनों से परहेज करे, विज्ञापनों से जो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हों, जो समाज में कुरीतियों को बढ़ावा देते हों, जो समाज में जो कई ऐसी चीजें हैं जिनको बढ़ावा देने का काम मीडिया करती है। बहुत सारे अंधविश्वास वाले विज्ञापन हैं जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। जैसे विज्ञापनों में यह आता है कि फलाने जी के नजदीक जाओ, इनकी कृपा मिल जाएगी, आप पीटी पास कर जाओगे, और सीधे सीधे कृपा उधर से आप उनको पैसा दो पहले। कई ऐसे चैनलों को कई बार जो अच्छे न्यूज एजेंसियां वो नहीं दिखाती हैं ऐसे लोगों को, और चूंकि पैसा खूब मिलता है तो कई न्यूज चैनल उसको दिखाते हैं बड़ा डिटेल से। मीडिया को ऐसा चाहिए कि कोई भी विज्ञापन ऐसा ना दिखाए जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे। इस प्रकार से वो मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं समाज में, ये ध्यान रखना। तो मीडिया को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए, ध्यान देना, और ऐसा प्रयास करेगा तो नैतिकता को बढ़ावा देने में आसानी होगी। फिल्मों की स्थिति देखोगे, पीछे कार्यक्रम आता था सत्यमेव जयते, आप कार्यक्रम को नोट कर सकते हो। पीछे कुछ मूवीज आई, जैसे वो एक अक्षय कुमार की मूवी थी, महिलाओं के संदर्भ में था, महिलाओं की समस्या को बड़े ही तरीके से जागृत किया गया, उसके प्रति जागरूकता फैलाई गई महिलाओं में। पैडमैन करके ऐसा कोई मूवी था जिसमें अक्षय कुमार की मूवी थी। तो ये भी एक तरीके से रोल है समाज में अच्छी चीजों को फैलाने का। एक पीछे छपाक मूवी आई थी, समाज की विकृतियों के प्रति जनता को जागरूक करने का भी दायित्व बनता है मीडिया का, और इस प्रकार से जनता को जागरूक करके मीडिया मूल्यों को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती है। ऐसे हम लिखेंगे। इज इट क्लियर? बोलो सारे लोग, मीडिया की भूमिका। एक बात बोल लो, आपको भी लगता है कोई मूवी ऐसी है जैसे समाज की विकृति को दर्शाया मीडिया ने, वो बागवान मूवी के द्वारा, कि पारिवारिक संबंधों में क्या हो रहा है, मूल्यों का पतन हो रहा है पारिवारिक संबंधों में। वो बागवान मूवी आई तो उसने लोगों को झकझोरा कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक मैसेज दिया उस मूवी ने। तो थी तो मूवी, एक सिनेमा, परंतु उसने मूल्यों को जागृत करने में, लोगों को जागरूक बनाने में, लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद की। तो मीडिया भी, सिनेमा भी, ये समाज के अंग हैं, और सिलेबस में पढ़ना है समाज की भूमिका बताइए। तो समाज में सामाजिक संगठनों की भूमिका देख लो, मीडिया की भूमिका देख लो, सामाजिकरण की प्रक्रिया देख लो। समाज में बुद्धिजीवी रहते हैं, ये लोग मिलके मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं समाज में, और उन्हीं चीजों को लिखना है। ये लिख दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? आप उस मूवी का भी नाम लिख सकते हो, छपाक, पैडमैन, और ये जो सत्यमेव जयते कार्यक्रम आ रहा था टीवी पे, आमिर खान से संबंधित था। अभिनेता का, नेता का नाम नहीं लिखना है, मूवी का नाम सीधे लिखना है, किसी भी अभिनेता का नाम नहीं। पता नहीं सामने वाला चेकर कौन से नेता अभिनेता से प्रभावित है या बिल्कुल नहीं है। हम और आप ज्यादातर लोग प्रभावित हैं किसी नेता या अभिनेता से, ध्यान रखना आप। तो वहां पर लिखने से बचना है। तो हम ऐसा दिखाकर बता सकते हैं कि इस प्रकार से मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। मूल्यों को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका है। मूवी का नाम लिख के बता दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। छपाक, पैडमैन, सत्यमेव जयते कार्यक्रम, ठीक है। पीछे एक ऐप भी बना था कि अगर शहीदों के लिए, शहीदों को मदद देने के लिए कुछ ऐप भी बनाया था। मीडिया ने उसको खूब प्रचारित किया, लोगों ने उस ऐप में खूब पैसा डाला ताकि शहीदों को मदद हो सके। इससे देशभक्ति की भावना फैलाने में आसानी हुई। मतलब समाज देशभक्ति की भावना फैला रहा है। अच्छा करेगा तो ये चीजें बनेगी। आज समाज की स्थिति बिगड़ गई है, सामाजिकरण की प्रक्रिया नकारात्मक हो गई है। सामाजिकरण,
बचपन से ही समाज से आदमी गलत गलत चीजें सीखने लगता है, बड़ा होकर गलत काम करता है। तो कोई अगर व्यक्ति गलत काम करता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि गलत समाजीकरण की प्रक्रिया रही है, नकारात्मक। इसको ठीक करना होगा। ये दूसरा पार्ट था मूल्यों को बढ़ावा देने में सामाजिकरण की, ये मूल्यों को बढ़ावा देने में समाज की भूमिका। हम लोगों ने परिवार की भूमिका देखी, ये सब सवाल बड़े कठिन नहीं है। समाज की भूमिका देखी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। शैक्षणिक संस्थान, इनकी क्या भूमिका है मूल्यों को बढ़ावा देने में? रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ठीक है, ध्यान देना। कई लोग मूवी का नाम लिख रहे हैं, अब ज्यादा कोई और मूवी देखे हो तो उस तब को लिख देना, और टाइटैनिक टाइप की मूवी को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, या कोई और इस टाइप का आ रहा है हो, कोई और बहुत सारी मूवीज आती हैं जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं होता है। कुछ फिल्में सामाजिक सरोकार वाली आती हैं जो समाज को झकझोरती हैं, समाज को जागृत करती हैं, समाज को एक संदेश देती हैं। वैसी कोई मूवी हो तो लिख सकते हो, और अदरवाइज बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? थ्री इडियट अलग है, वो अलग से संदर्भ है, वो अभी क्षमता में पढ़ लेंगे उसको। तुमको अभी भी क्लास में भी इडियट शब्द ही समझ में आ रहा है। कोई और अच्छा नाम बोल देते इडियट के जगह पे। ये शब्द जुबान पे चढ़े हुए हैं ना, इडियट, और भी जो इस टाइप से मिलते जुलते शब्द है ना, जुबान पे चढ़ गया है। कुछ भी बात होती है शब्द निकल जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मीडिया में और भी जैसे बहुत सारे धारावाहिक हैं, पहले के जमाने के धारावाहिक, वो धारावाहिक भी बड़े अच्छे मूल्यों और संस्कारों को सिखाते हैं, जिसकी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से होता है। अब नोट करोगे मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, कुछ नोट कर लोगे। देखो, हम सारे लोग मनुष्य, और हमारे भीतर क्षमताएं भरी हैं, जन्म लेते हैं क्षमताओं से संपन्न है। कई प्रकार की क्षमता होती है, सामर्थ्य होता है। अब सवाल है, क्षमता और सामर्थ्य तो है, परंतु इसको जागृत कौन करेगा? इस क्षमता को साकारित कौन करेगा? हमारी ताकत को कौन आगे एक्चुअलाइज करेगा? शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर है? तो नोट करोगे, मनुष्य के भीतर विद्यमान क्षमताओं के साकारीकरण का मतलब वास्तविक रूप देने, और मानव के समुचित विकास, चरित्र के निर्माण हेतु शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपकी क्षमता साकारित हो जाएगी। किसी के अंदर खूब क्षमता हो, खूब सामर्थ्य हो, शिक्षा नहीं मिलेगी तो सारी क्षमता और सामर्थ्य बेकार हो जाएगा, कोई शेप नहीं लेगा। तो मनुष्य के भीतर अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने के लिए, साकारित करने के लिए, उसके चरित्र का निर्माण करने के लिए, उसे सभ्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। क्लियर? और ध्यान रखना, शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य वही शैक्षणिक संस्थानों को पूरा करना चाहिए। पूछा गया शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बताइए, तो इनको क्या करना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य है मानव के चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण गांधी भी कहते हैं। मानव के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, कंडक्ट, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, दिस शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, नोट कर लोगे सारे लोग, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का उद्देश्य है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ये भी उद्देश्य हो गया है।
नई शिक्षा पद्धति में इसको लाया गया है। ऐसी शिक्षा देंगे आपके भीतर कौशल विकसित हो जाए, स्किल्स डेवलप हो जाए, कुछ व्यवसाय करने का सामर्थ्य आपके भीतर पैदा हो जाए। चरित्र निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण है, चरित्र निर्माण है, कौशल विकास है, साथ साथ एक सभ्य नागरिक बनाना है। ऐसा शिक्षा दी जाए कि व्यक्ति सभ्य नागरिक बने, अच्छा नागरिक बने, वो समाज और राष्ट्र के प्रति उसके उत्तरदायित्व का बोध करे। शिक्षा का उद्देश्य समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का बोध करे, उत्तरदायित्व का बोध करे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी शिक्षा देंगे। अब देखो, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जब कोई छोटा सा भी आंदोलन होता है, विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो सरकारी संपत्ति को सीधा नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं। सरकारी बस, सरकारी बिल्डिंग, सरकार अपनी है, आपके पैसे लगे हुए हैं उसमें, नेताजी ने अपने पॉकेट से नहीं लगाया है। तो समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी घट जाती है शिक्षित, परंतु शिक्षा ठीक से नहीं मिली। अगर शिक्षा ठीक से मिल जाए तो लगेगा कि राष्ट्र मेरा है। किसी खास व्यक्ति विशेष से अगर विरोध है तो उस व्यक्ति विशेष का विरोध करेंगे, ये काम नहीं करेंगे समाज और राष्ट्र की संपत्ति जलाना शुरू कर दें, पार्क को जला दें, आग के हवाले कर दें। अरे पार्क में बैठता कौन है? वो नेताजी जिसका विरोध कर रहे हो। हम और आप बैठते हैं, आपके बच्चे बैठेंगे, दादा दादी आपके बैठेंगे, और मतलब पार्क को ही आग लगा दिया, सड़क कोई खोद डाला, सरकारी बिल्डिंग को आग लगा दिया। इसका मतलब शिक्षा ठीक से नहीं दी गई है। अगर ठीक से शिक्षा दी जाती तो राष्ट्र के प्रति और समाज के प्रति उत्तरदायित्व बोध होता, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जागृत होता, सेंस ऑफ ड्यूटी जागृत होती। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सारे लोग बोलना, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सब शिक्षा का लक्ष्य हो जाएगा, तभी सर्वांगीण विकास होगा। अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बने, कौशल विकास हो, सभ्य नागरिक बने, समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन करे। आज शिक्षित लोग भी समाज में गलत काम करता है। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि छात्र में या छात्रा में संवेगात्मक बुद्धि का विकास हो, इमोशनल इंटेलिजेंस और डेवलप हो, यह भी उद्देश्य है। हम खूब ऐसा काम कर रहे हैं। शिक्षा का मतलब, शिक्षा देने का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मतलब केवल अक्षर ज्ञान नहीं कि आप पढ़ना लिखना शुरू कर दिए तो आप शिक्षित हो गए, ये नहीं, ये वास्तविक आशय नहीं है शिक्षा का। तो देखो, आपको पढ़ना है, मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। तो पहले ये तो समझ लो कि शिक्षा क्यों दी जाती है, और फिर बताएंगे शिक्षा का अगर ऐसा उद्देश्य है तो शैक्षणिक संस्थानों को इन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। लाइन से लिख देंगे, शैक्षणिक संस्थान क्या करे, कौन से मूल्यों को बढ़ावा दे व्यक्ति में। हम इन मूल्यों को, क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यही है। तो शैक्षणिक संस्थान आज ज्यादातर स्ववित्त पोषण में लगे हुए हैं। स्ववित्त पोषण समझ में आना चाहिए। खुद ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, लड़के जाएं, जहां जाना हो जाए, उनके जीवन से वास्तव में मतलब नहीं है। उनका चरित्र निर्माण हो, भविष्य निर्माण हो, उनके अंदर उनका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, वो कर्तव्य बोध करें। ऐसी ऐसी चीजें शिक्षा क्रम में दी जा रही है कि वो निकल के कुछ और दिशा में चला जाएगा। 2 लाख वाली कोचिंग में कभी कभी मुखर्जी नगर में पता लगा कि 2-2 दिन तक लिव इन रिलेशन पे चर्चा हो रही है। 2-2 दिन तक किसी ऐसे टॉपिक पे चर्चा होती है जिसमें लड़के भी, ये हिंदी मीडियम में होता है, अंग्रेजी मीडियम में नहीं होता है। अब लड़कों को लगता है ऐसी चर्चा तो कहीं होती नहीं है। 2 दिन तक क्लास में आनंद ले रहा है, फिर बाहर निकल कर कहता है कि ये तो आज मतलब इतना बढ़िया तो कोई क्लास ही नहीं होता है। पता नहीं जिंदगी में कहां लिखेगा वो एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये स्थिति रहती है।
मुख्य उद्देश्य है ये न किन प्रकार लड़कों को खुश रखा जाए और खूब मिलाकर उनसे पैसे का दोहन किया जाए। इसलिए ये स्थिति पैदा होती है। 2 लाख और 2.5 लाख की फीस इसलिए होती है। खान जी ने तो बड़ा सटीक उपाय कर दिया है आप लोगों के लिए, इलाज कर दिया है कई लोगों का। वो इलाज का असर दिखने लगा है मुखर्जी नगर में। लोगों ने 50% डिस्काउंट करना शुरू किया है। एक के साथ एक फ्री का ऑफर दे दिया है कि अगर एक आदमी हो, एक आदमी को और लाओगे किसी बच्चे को, तो आपका फीस हाफ हो जाएगा। 2 लोगों के लाओगे तो माफ हो जाएगा। तो एक नया रणनीति लोगों ने अपना लिया है। तो भौतिक संसाधन के रूप में बच्चे ट्रीट होने लगते हैं। फोकस करना यहां पर। देखो, मैं पूछूं शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा का उद्देश्य गांधी जैसे लोग भी कहते हैं चरित्र का निर्माण होना चाहिए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर कौशल विकास होना चाहिए, वो सभ्य नागरिक बने, वो समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व को फील करे। ये सब उद्देश्य है। तो मैं पूछूं शैक्षणिक संस्थानों को क्या करना चाहिए, किन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए, तो इन्हीं मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। आराम से लिख लोगे, बोलो। कई सारे दिल पे ले लेते हैं, खुश है, वो कमेंट लिखे जा रहा है, वो पीला कलर का एक फोटो बना के भेजता है फिर कि हाँ बात सही है। कैसे लिखोगे एग्जाम में? अगर मान लो शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, तो बोलो शैक्षणिक संस्थान इन मूल्यों को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? संवेगात्मक बुद्धि अभी देख लेंगे हम लोग अलग से। क्लियर? वो अभी आप देखोगे तो और क्या क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों को हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, कई सारी मूवी है, उसमें आप लिख लोगे। सिनेमा बहुत ज्यादा आप लोगों ने देख रखा होगा, मैं तो कम ही देखा हूं। तो अगर लगता है कि इसमें सामाजिक कोई अच्छा सा संदेश छुपा हुआ है, वो लिख लेना वहां। यहां तो अभी हम लोग हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, तो शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि बच्चे में उदारता का भाव पैदा हो, कट्टरता ना पैदा हो, सांप्रदायिक ना हो जाए। नहीं तो कई बार पढ़े लिखे लोग कट्टर हो जाते हैं। इसका मतलब शिक्षा ठीक से नहीं दी गई है। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति उसकी आस्था बढ़े, संवैधानिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति की निष्ठा बढ़े। इसमें बहुत सारी चीजें आ गई। मैं पूछूं शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बोलो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेट एंड सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के प्रति डेडिकेशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इस पे सवाल बन सकता है, ध्यान देना है, स्टार दे लेना। संवैधानिक मूल्य क्या हैं, कौशल विकास, ये सब चीजें हैं। तो जब शैक्षणिक संस्थान लिखोगे तो इन्हीं चीजों को लिख डालोगे। क्या दिक्कत है? अनिल बोल रहे हैं कि ऐसे तो सारे लोग आपसे दुखी हो जाएंगे कि आप पोल खोल रहे हो। तो हमसे कई लोग दुखी ही रहते हैं, ये ध्यान रखना। कोचिंग मंडली में जो स्पेशली 2.5-3 लाख वाले, वो हमसे व्यक्तिगत तौर पे दुखी थोड़े रहते हैं, मगर छात्रों का हित होता है, छात्र खुश रहते हैं। आपको ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद सीधे सीधे IAS का सवाल बनाना है, काम खत्म है। वो बनने लगे तो खुश रहो, नहीं बने तब नाराजगी दिखाओ। तो कुछ कुछ चीजें मैं बोलता हूं उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए। अगर आपके किसी के प्रति भक्ति है विशेष, तो फोटो लगा के घर में अगरबत्ती दिखाओ, मुझे कोई उस पर आक्षेप नहीं करना है। अगर आपका किसी खास व्यक्ति विशेष के प्रति ज्यादा लगता है कि भक्ति है, तो उनका अगरबत्ती दिखाओ घर में, कोई दिक्कत थोड़ी है। फोटो लगा लो या फिर उनको नगीने में गठा के फिर माला पहन लो, फुल टाइम आपको एनर्जी मिलती रहेगी। अगर ऐसा काम करोगे तो ठीक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछ सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा बढ़नी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, डेडिकेशन टुवर्ड्स, कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पूछ सकता है संवैधानिक मूल्य क्या है, इस पे सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका बताइए, ऐसा बन सकता है सवाल। तो पहले संवैधानिक मूल्य तो समझ लो।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द वर्णित हैं वो संवैधानिक मूल्य को दर्शाते हैं। मूल्य जिसके आधार पर हम सही गलत का निर्णय लें, उचित अनुचित का निर्णय लें। मूल्य वे हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो पूछ सकता है संवैधानिक मूल्य, तो संविधान की प्रस्तावना में देख लो, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समाजवाद। अगर इनके विपरीत कोई जाएगा तो गलत कर्म है, इनके सपोर्ट में जाएगा तो अच्छा कर्म है। ये जो अवधारणाएं आई हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। फिर मौलिक कर्तव्यों में भी संवैधानिक मूल्य हैं। बताया गया है राष्ट्र ध्वज की रक्षा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति प्रेम और रक्षा होनी चाहिए। ये भी तो होना चाहिए, ये भी मूल्य हो गए और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं। इस पे सवाल आएगा तो आप लिखने की स्थिति में रहोगे और शिक्षा के माध्यम से हम ऐसी चीजों को विस्तारित कर सकते हैं, खूब बढ़ावा दे सकते हैं संवैधानिक मूल्यों को। ठीक है, वांछनीय है देश की एकता और अखंडता। हम ऐसी शिक्षा दें कि व्यक्ति के भीतर, छात्र के भीतर देश की एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा पैदा हो जाए, समर्पण पैदा हो जाए, प्रतिबद्धता हो जाए कि नहीं, मुझे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करनी है। ये शब्द आए हैं ना प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना तो याद कर लो। कितनी जगह पे प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हो आप, कई जगहों पे करते हो। कोई भी आप सोशल इश्यूज लिख रहे हो, मान लो आप लिख रहे हो जाति भेद, रंग भेद, कोई भी सवाल लिख रहे हो जिसमें सामाजिक समस्या पे लिख रहे हो, महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबी और भी चीज, बाल श्रम, उसको लिख कनेक्ट कर दो प्रस्तावना से कि प्रस्तावना में बंधुत्व की बात की गई है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बात की गई है। जब तक ये सामाजिक समस्या बनी हुई है तब तक उन मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए इस सामाजिक समस्या का निराकरण होना जरूरी है। कौन सी सामाजिक समस्या है कोई मतलब नहीं, वो दूर तो होना चाहिए ना। और अगर वो सामाजिक समस्या है तो प्रस्तावना में वर्णित संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार करेगा। तो आप किस चीज को कहां से कनेक्ट करके लिख रहे हो आपके ऊपर निर्भर है, ये ध्यान रखना। आप संदर्भ को फिर से समझो, एक बार पढ़ लो, हमेशा के लिए हो जाएगा। सवाल चाहे जो पूछ ले, जितना घुमा ले। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो? शिक्षा का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान नहीं है कि आप कॉपी किताब पेपर पढ़ना शुरू कर दिए तो आप ज्ञानी हो गए, ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना, चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण। दिस शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। सिविलाइज नागरिक बनाना, सिटीजन्स बनाना, स्किल्स डेवलपमेंट करना, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, ये शिक्षा के उद्देश्य है। क्लियर? तो दो स्तरों पे काम होगा। अगर शिक्षा में देखोगे इनको बढ़ावा देना है तो शैक्षणिक संस्थाएं क्या करें, शैक्षणिक संस्थान क्या करें? तो दो तरीके से। एक तो क्लास में क्या करना चाहिए, क्लास में वे नैतिक शिक्षा की व्यवस्था करें, नैतिक शिक्षा भी सम्मिलित हो। जैसे मान लो इतिहास पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पोल साइंस पढ़ो, और भी साइंस पढ़ो, बहुत सारे सब्जेक्ट है, उनको पढ़ो। आप पढ़ने के साथ साथ एक क्लास नैतिक शिक्षा की भी हो। अब पढ़ाने के क्रम में सिलेबस में महान नेताओं को भी पढ़ाया जाए, महान नेताओं की जीवनी पढ़ाई जाए, उनके योगदान को पढ़ाया जाए। ये क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। पता तो चले कि ये जो वल्लभ भाई पटेल ने, उन्होंने क्या किया। उतनी अवस्था थी, 70+ के आसपास थे, उसके बावजूद भी अपने प्रयासों से अखंड भारत का निर्माण कर दिया। तो प्रेरणा मिलती है युवाओं में भी कि मुझे भी इस अखंडता को बनाए रखना है। तो हमें उन महान नेताओं की जिनका वास्तव में योगदान है, उनकी जीवनी को भी क्लासेस में पढ़ाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। बोलो, तो हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं। हमें ऐसी क्लास में
प्रकृति के महत्व को बताने का करना चाहिए काम, प्रकृति प्रेम, ऐसी चीज पढ़ाएं कि बच्चे में प्रकृति के प्रति प्रेम हो। और देखो, एक तो क्लास में पढ़ाई में ये चीजें आनी चाहिए, और दूसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे खेल कूद। कई स्कूलों में खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, रफ थोड़ा लिख लेना, खेल कूद। देखो, स्कूलों में कई जगहों पे खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं है। जहां खेल कूद की व्यवस्था है, फील्ड आदि है, वहां पे कोई खेल कूद वाला टीचर नहीं है। जब वो छुट्टी मिलती है खेलने की, तो बच्चा फुटबॉल क्रिकेट का लेकर फील्ड में उतर गया और आपस में बिना किसी नियम और कानून के अनुसार खेलता है, और आपस में झगड़ा भी करेगा, लड़ाई भी होगी। आप में से अधिकांश लोगों की खेलते कूदते वक्त लड़ाई हुई होगी, लगभग सभी की, झंझट हुआ होगा, बेईमानी होती होगी, लगता है कि हार रहे हैं तो फिर तो झंझट होना तय है, और मजबूत हारेगा तो पक्का झंझट करेगा। वो मजबूत है और हार रहा हो तो लड़ाई पे उतर जाता है। अगर हम खेल कूद की विधिवत रूप से संपादन करें स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो खेल कूद से व्यक्ति में कई सारे मूल्य छात्रों में पैदा होंगे। खेल कूद से विद्यार्थियों में अनुशासन आएगा, धैर्य आएगा, डिसिप्लिन आएगा, पेशेंस आएगा, एकता आएगी, सहयोग आएगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी, नेतृत्व क्षमता डेवलप होगी, संवेगात्मक बुद्धि का विकास होगा। अगर स्कूल चाहे, कॉलेज चाहे, तो बच्चे में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी डेवलप कर लेगा। जैसे मान लो फुटबॉल का खेल हो रहा है, तो फुटबॉल के खेल में आप मिलजुल के काम करते हो ना, कि आप उसको पास देते हो, वो उसको पास देता है, वो उसको पास देता है, यानी परस्पर सहयोग, तब जाके गोल हो पाता है। कोऑर्डिनेशन, तालमेल, तो ये तालमेल करके जीवन में भी चलना पड़ता है, सहयोग करके चलना पड़ेगा जीवन में। सिखा कौन रहा है? खेल। अनुशासन भी रहता है। अगर आपने कोई बैठा हुआ है व्यक्ति, अथॉरिटी, और उसके गाइडेंस में खेलकूद हो रहा है, तो एक भी जगह फाउल करोगे तो दंड, तो गलती करने से बचते हो कि अगर हमने दूसरे को ठोकर मार दिया तुरंत फाइन हो जाएगा या फिर बाहर कर दिए जाओगे। अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, खेलकूद बहुत चीजें सिखाता है। लगता है कि 5 मिनट का समय बचा हुआ है, अब हार का भय पैदा हुआ है, फिर भी आप पेशेंस रखे हो कि नहीं जीत जाएंगे हम, पूरी ताकत लगाते हो, इसका मतलब आपके भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस में विकसित हो रहा है, संवेगात्मक बुद्धि विकसित हो रही है। एकता, जीतने के बाद सारे लोग मिलजुल कर उत्सव मनाने लगते हैं। ये थोड़ी देखते हैं कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से किस गांव का है, कौन सी भाषा बोलता है। जीतती है फुटबॉल की टीम या क्रिकेट की टीम भारत की, तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। एकता, बोलो, आपस में एक सहयोग की भावना, सपोर्ट की भावना। स्पोर्ट्स जो है ना, बहुत चीजों को सिखाता है, अच्छी अच्छी चीजें, अगर ठीक से किया जाए तो स्कूलों में हम कहेंगे शैक्षणिक संस्थान किस प्रकार मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। हम बोले कि स्कूलों और कॉलेजेस को जो ये सह पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, इनको विधिवत रूप से संपादित करना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मस्ट बी ऑर्गेनाइज इन ए प्रॉपर मैनर। अधिकांश स्कूलों में अव्यवस्थित है, और जिसको बचपन में खेल कूद में जब भी हारा है, हारते वक्त उसने सामने वाले से झगड़ा किया है, तो आज भी उसकी आदत ये बनी होगी। बड़ा हो गया है, वो दूसरे फील्ड में चला गया, मगर जब हारता है ना, दूसरे से झंझट करना, फिर क्योंकि आदत पड़ी है स्कूल से, न्यू पड़ गई स्कूल में, गलत काम, हारा तो झंझट, आज भी आदत है, बहुतों की आदत है। एनालिसिस करोगे क्यों इसकी आदत ऐसी पड़ गई, तो पता चला बचपन से आदत आई है, स्कूलों से आदत आई है। स्कूल बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, केवल एक तो क्लास में पढ़ाने में इन चीजों को करें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें विकसित होंगी। क्लास के बाहर सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, नंबर 1 खेलकूद। इज इट क्लियर? पहले बोलो आप सारे लोग।
अब ये सब यहाँ पे क्या हुआ है हम लोगों को, मैं जब पढ़ा रहा हूं तो खेल की दुनिया में कहाँ क्या हुआ है उस पर नहीं जाना है, अपने को पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना है। मैं बता रहा हूं कि स्कूल इतना अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप उस मुद्दे को तीसरी जगह मत ले जाओ। पढ़ते वक्त पढ़ो, बहुत चीजें भटकाव के लिए लाखों चीजें हैं, बट पढ़ाई करते वक्त पढ़ो, यहीं पे ध्यान रखो तो लिख लोगे सवाल जो भी पूछे। मान लो पूछ ले मूल्यों को बढ़ावा देने में शैक्षणिक संस्थान क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, तो बोलो क्लासरूम में वो ऐसी चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं, क्लासरूम से बाहर ऐसी चीजों इसको ठीक से कराकर इन चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। खेलकूद संबंधी गतिविधियां, स्कूलों और कॉलेजेस में खेलकूद संबंधी गतिविधियों को विधिवत तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इससे अनेक मूल्यों को बढ़ावा मिल सकता है। क्या मूल्य बढ़ेंगे? आपस में एकता, विद्यार्थियों में अनुशासन, सहयोग, लीडरशिप क्वालिटी। अब जैसे देख लो, धोनी की स्थिति देख लो, क्या लीडरशिप क्वालिटी है। आप क्रिकेट टीम के हेड हो और लास्ट बॉल, लास्ट ओवर चल रहा है, आप सारे लोगों को बुला के बॉलर को समझाते हो। स्कूल में क्रिकेट चलता है कि देखो तुम्हें ऐसे बॉलिंग करनी है, रणनीति बनाते हो, तो कुल मिला के आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। संयम पूर्वक बोलते हो, बोलोगे डरो मत, भयभीत मत हो, एकदम यॉर्कर डाल दो ताकि वो सामने वाला रन न मार पाए। तो ये अगर आप बैलेंस हो, ये सब चीजें हैं तब जाके ना। और ये चीजें कहां सीख लिया हम लोगों ने? खेलकूद से। क्लियर? तो स्कूलों में खेलकूद ठीक से होना चाहिए, स्पोर्ट्स संबंधी गतिविधियां, प्रार्थना सभाएं, लगभग सारे स्कूलों में प्रार्थना सभाएं होती हैं, इससे भी मूल्यों का प्रसार होता है। अब ऐसी चीजें आ रही है कि प्रार्थना हम किसकी प्रार्थना करें, तो कई बार विवाद फिर होता है कि किसी एक धर्म विशेष के देवी देवता का प्रार्थना करते हैं। अभी भी पुराने स्कूलों में परंपरा का पाठ है, तो फिर नया जो संदर्भ उभर रहा है कि इससे भाई सेकुलरिज्म पे अटैक होता है। तो अब ये चीजें उभर रही हैं कि स्कूलों में प्रार्थना में हम क्यों नहीं राष्ट्र का ही गुणगान करें, राष्ट्र का गुणगान संबंधी प्रार्थना हो, बजाय किसी एक धर्म विशेष के देवी देवता पे जाएं या किसी एक धर्म पे जाएं। धर्म को छोड़कर राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है, तो हम राष्ट्र के बारे में कुछ चीजें बोल सकते हैं, राष्ट्र गीत कर सकते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय, उन चीजों को हम ऐसा ला सकते हैं ताकि कोई वाद विवाद ना हो। तो प्रार्थना सभाएं के माध्यम से हम लोग मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। देखो कई सारे स्कूलों में सूचना पट, जो ब्लैक बोर्ड होता है, सूचना पट पे कई चीजें, ब्लैक बोर्ड पे प्रतिदिन अच्छा सा कोई संदेश दिया जाए, मतलब सारे छात्रों को रहे कि आज आपको लिखना है, कल इनको लिखना है, कल इनको लिखना है। तो मान लो कोई अच्छी बात लिखनी होगी तो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। जैसे एक दिन आपको अवसर मिला ब्लैक बोर्ड पर लिखने का कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, एक अच्छा पंक्ति आपने लिखा, तो आपके दिमाग में आ गया ना, छोटा बच्चा है और वो लिख रहा है हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो जीवन भर याद रहेगा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये लिखा था और उसको सारे क्लास के लड़कों ने पढ़ा था। तो हम छोटी छोटी चीजें कर कर के स्कूलों में, कॉलेजेस में मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हम कर सकते हैं सूचना पट। ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों में जितने राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व, इनको उत्साह के साथ मनाना चाहिए। जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, उनको उत्साह के साथ मनाया जाना चाहिए। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। होता क्या है कि 15 अगस्त आया तो लोगों को इसका महत्व ही पता नहीं चल पाता है, छात्रों को, कि कितनी बलिदान के बाद हमें आजादी मिली थी। 15 अगस्त आता है तो उसके दिमाग में आता है कि आज जलेबी खानी है, झंडा फहराना है, जलेबी खानी है और पतंग उड़ाना है। उसे पतंग दिवस समझ लेता है। पूरे भारतवर्ष में पतंग लगभग उड़ाया जाता है, वो समझ लेता है कि पतंग उड़ाने वाला दिवस है। जबकि 15 अगस्त के पहले स्कूलों में खूब कार्यक्रम होने चाहिए,
देशभक्ति संबंधी कार्यक्रम, ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए। शैक्षणिक संस्थाएं देशभक्ति की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। बोलो यस और नो, सारे लोग बोलो। 14 सितंबर भी देख लेना। जो मैं बता रहा हूं, ये राष्ट्रीय पर्वों में देख लो। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर गांधी, जो इन चीजों को उत्साहपूर्वक स्कूलों में मनाना चाहिए। ऐसा करेंगे अगर राष्ट्रीय पर्वों को, तो छात्र के अंदर राष्ट्रीय एकता का भाव प्रबल होगा। राष्ट्रीय एकता का भाव प्रबल होगा, उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे दिवस पे भी क्लास की छुट्टी हो जाती है। कई जगह स्कूल बंद, 26 जनवरी स्कूल बंद, 15 अगस्त स्कूल बंद, आज गांधी जयंती है स्कूल बंद, काम खत्म। तो गांधी का पता ही नहीं चला। उस दिन पूरे दिन गांधी पे चर्चा होनी चाहिए, नाटक खेलना चाहिए बच्चों को, स्कूलों को ये काम करना चाहिए ताकि गांधी के व्यक्तित्व का परिचय मिले बच्चों को। तो पता चलता है कि होली आया स्कूल बंद, दीपावली आया स्कूल, मतलब ये भी सब पर्व हैं, पर्वों, सारे अच्छे पर्वों का संदेश है। तो आप धार्मिक पर्व न मनाए स्कूल में, परंतु राष्ट्रीय पर्व मनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय पर्व, ध्यान रखना, राष्ट्रीय पर्वों को मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 15 अगस्त खूब उत्साहपूर्वक मनाई जानी चाहिए। और राष्ट्रीय पर्वों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण जयंती है, जन्म दिवस है, मान लो विवेकानंद का जन्म दिवस है, कलाम साहब का जन्म दिवस है, अलग अलग जिन्होंने समाज के लिए खूब अच्छा काम किया है, उनके जन्म दिवस को भी स्कूलों और कॉलेजेस में मनाया जाना चाहिए, ताकि पता तो चले कि इन लोगों ने कितना अच्छा अच्छा काम समाज के लिए किया है। तो शैक्षणिक संस्थाएं बच्चों में मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। महान नेताओं और सुधारकों के जन्म दिवस को स्कूलों में मनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पर्वों को उत्साहपूर्वक मनाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना पैदा हो। स्कूलों में खेलकूद का विधिवत तरीके से आयोजन करना चाहिए ताकि हमने बताया कितने मूल्यों का विकास हो जाएगा। अनुशासन, धैर्य, एकता, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आपके भीतर। ये ध्यान रखना, ये हम ऐसा काम कर सकते हैं मनुष्यों के भीतर। गांधी जयंती मना सकते हैं। स्कूलों में ध्यान रखना, कई बार एनएसएस की शाखाएं आयोजित होती हैं, एनएसएस और एनसीसी। इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना प्रबल करने में, इससे सामाजिक सेवा की भावना पैदा करने में, लिख लो एनएसएस, समाज सेवा का भाव पैदा होता है एनएसएस से। और एनसीसी, इससे एकता, अनुशासन और देशभक्ति। एनसीसी, एकता, अनुशासन, ये लिखो इन सारी चीजों को। कई स्कूलों में एनसीसी की चीजें होती हैं। जिस बच्चे ने कभी एनसीसी में भाग लिया होगा और उसकी और आगे तक की डिग्री ली होगी, जो अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, उसके अंदर देश के प्रति एकता, देश के प्रति एकता, अनुशासन और देशभक्ति की बात होती है। वो कभी राष्ट्रीय संपत्ति को जलाएगा नहीं। जिसने एनसीसी में भाग लिया, कितने लोगों ने एनसीसी में भाग लिया है? अरे मैं बोल रहा हूं एनसीसी, तो वो लिख रहा है कुछ और। एनसीसी की बात मैं कर रहा हूं, एनएसएस की बात कर रहा हूं। कई स्कूलों में रहती है ऐसी व्यवस्था। मैं बोल रहा हूं ऐसे संगठन, वो लिख रहा है कोई धार्मिक संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी का संगठन, उसको क्यों लिखोगे? एनसीसी लिखने में दिक्कत है? वो राजनीतिक पार्टी के संगठन का नाम लिख रहा है, उधर में अपने को फोकस रखो, जो लिखना है उस पर चर्चा करो। क्लियर है? बहुत सारे लोग भाग लिए होंगे, तो मूल्यों को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है, ध्यान रखना।
ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है, ऐसी चीजों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और अब ध्यान रखना कि स्कूलों में हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ाने जा रहे हैं। अब हितोपदेश की कहानियां पढ़ाने जा रहे हैं हम, और हितोपदेश और पंचतंत्र के माध्यम से हम व्यक्ति को नैतिक शिक्षा देंगे। नैतिक शिक्षा देंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी लिख लेना। सवाल को देखना। सवाल है 2020 का यूपी पीसीएस में डायरेक्ट है, आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सॉरी। मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका की विवेचना करें। अंग्रेजी में लिखा हुआ है इनकलकेटिंग, यहां अनुवाद किया सृजन, आईएएस में अनुवाद किया है विकास। इनकलकेटिंग, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ये सवाल आया है 2020 में। सवाल को देखना सारे लोग, 2020। रोल ऑफ, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। डिस्कस द रोल ऑफ, और सिलेबस को देखो आप, सिलेबस में आया है रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। इनकलकेटिंग अंग्रेजी में, और यहां पे दिया है विकसित करने में। विकसित की जगह पे यहां पे आ रहा है टर्म, यहां पे टर्म आ रहा है। सवाल को देखो आप सारे लोग बारीकियों को। सृजन करने में, तो सृजन का मतलब इनकलकेटिंग, विकास ही लिख लोगे आप। शब्द समझ में आ जाना चाहिए, एकदम आराम से लिख सकते हो। 3 पैराग्राफ बनाओ, 4 पैराग्राफ में उत्तर लिखो। सबसे पहले मूल्य बता दो, पहले पैराग्राफ में मूल्य बता दो, मूल्य किसे कहते हैं। पहले पैराग्राफ में मूल्य बता दोगे, फिर बताओगे परिवार की भूमिका क्या है मूल्य को बढ़ावा देने में, फिर समाज की भूमिका क्या है मूल्य को बढ़ावा देने में, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, तो शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका में लिख दोगे कि क्लास के अंदर नैतिक शिक्षा की व्यवस्था हो, बोलो, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ाई जाए, वो अन्य विषयों के साथ साथ केवल ये नहीं कि स्कूलों में केवल यही पढ़ाया जाए, और जो विषय पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, वो जो ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे और इतिहास भी पढ़ेंगे, बट ये भी नैतिक शिक्षा की व्यवस्था हो। और स्कूल्स क्या क्या कर सकता है, खेलकूद संबंधी गतिविधियों के माध्यम से ये कर सकता है, जयंती पर्व के पालन से ये कर सकता है, बोलो। वो स्कूलों में कई बार आता है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, पूरा स्कूल ही लगता है स्कूल की साफ सफाई में, वो सब होना चाहिए। उसमें शिक्षकों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। और शिक्षा जो है, शिक्षा का हम लोगों ने पहले ही बताया क्या क्या है शिक्षा का उद्देश्य, तो ये सारी बातें आपके जहन में आ जानी चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य ये है। तो शैक्षणिक संस्थानों को इन मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी शिक्षा दी जाए कि व्यक्ति में समानता का भाव पैदा हो, न्याय दिलाने का भाव पैदा हो, उसमें अच्छे अच्छे मानवीय गुण विकसित हो जाएं, ऐसी शिक्षा हो। क्लियर?
ध्यान देना, मैंने कई जगहों पे कहा समाज में कुछ बदल रहा है। देखो धीरे धीरे होगा, अभी तो ये सिलेबस में कुछ साल पहले ऐड हुआ है। आपको ये ध्यान देना है क्या लिखना है एग्जाम में, और ये कोई कठिन सवाल नहीं है जो अभी सवाल देखा हम लोगों ने, पर लिखते वक्त क्या करोगे। कभी सवाल बन जाएगा कि शैक्षणिक संस्थान किन मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान किन मूल्यों को समाज में बढ़ावा दे सकते हैं, तो बताओगे इन मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान समानता को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, ध्यान देना आप। क्लियर? और ये आप ध्यान रखना कि गांधी भी मानते थे कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि व्यक्ति कुछ रोजगार भी सीख ले और कुछ चीजें करना सीख ले। आज के समय में शिक्षा में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप पढ़ के बीए पास करके या ग्रेजुएट करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद व्यक्ति कुछ भी स्किल्स नहीं जानता है। उससे कहोगे कुछ भी काम जानते हो तो खेती जानते हो, नहीं जानता है। मीडिया का काम जानते हो, नहीं जानता है। कोई भी स्किल्स नहीं देखता है, जबकि व्यक्ति को कुछ स्किल सीख लेना चाहिए। तो नई शिक्षा पद्धति ऐसी है कि डिग्री भी लेते रहो और कुछ सीख भी लोगे। तो अगर मान लो सरकारी सेवा में नहीं गए तो अपनी स्किल से अपनी आजीविका आराम से चला लोगे। और ये बात सरकार प्रयास कर रही है कि शिक्षा रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, रोजगार उन्मुख शिक्षा होनी चाहिए। और आप देखोगे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ये शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो अपने कैंपस में ये स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं। जितने अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं आप पता लगाओ, वो केवल डिग्री नहीं दे रही हैं, प्रयास कर रही है कि बच्चा कुछ अलग टाइप का स्किल्स भी सीख ले। और स्किल सीख लेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। कृषि की ही ठीक से जानकारी अर्जित कर ले, कम्युनिकेशन की ठीक से जानकारी अर्जित कर ले। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें वो सीख सकता है। स्कूलों का यह भी दायित्व बनता है, शैक्षणिक संस्थानों को, कि वो प्रतिभा की खोज करें। कुछ प्रतिभाएं अद्भुत होती हैं, उनको निखारने का भी काम स्कूल्स का बनता है, उनको आगे बढ़ाने का भी काम स्कूल्स का बनता है। और इस प्रकार कुल मिलाकर परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाएं नैतिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं आईएएस का। ध्यान देना, ये टॉपिक था, टॉपिक जो कि हम लोगों ने समाप्त किया वो टॉपिक है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। परिवार देख लिया, समाज देख लिया, शैक्षिक संस्थान देख लिया। 10 नंबर का सवाल आता है, जितना हमने डिस्कस कर दिया है वो काफी डिटेल है, आपको शॉर्ट करके लिखना होगा, शॉर्ट करके लिखना होगा। वो लिख रहे हैं कि आई एम स्किल्ड, अच्छी बात है, स्किल्ड हो तो। इज इट क्लियर? तो अब मैं प्रश्नों को दिखा रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न हैं पहले टॉपिक में। कुछ प्रश्नों को दिखा रहा हूं, कुछ प्रश्नों का मैं आपको मॉडल आंसर दे दूंगा जो मैंने पहले बोला है। अभी शायद सिर्फ 2 का दिया हुआ है और कुछ दे दूंगा। टोटल पेपर में मैं प्रयास करूंगा 20 के आसपास आपको मॉडल आंसर मिल जाए, ताकि आप स्व मूल्यांकन कर सको। ध्यान देना, क्लियर? खुले दिमाग से देखना। सवाल है, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, 4-5 सवालों को भी दिखा रहा हूं। मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हो? तो हम लोग वैल्यूज अलग से देख चुके हैं और इथिक्स अलग से देख चुके हैं। दोनों हम लोगों ने अलग से देखा है कि मूल्य और नैतिकता क्या है। दूसरा पार्ट है व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि लोगों का, समाज का, पर्यावरण का अहित न हो। केवल व्यवसाय में सक्षम होता हो, कोई अपने व्यवसाय में बहुत सक्षम हो
और अनैतिक हो, नैतिक न होकर अनैतिक हो, तो उसका दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ेगा। क्योंकि कई बार तेज व्यक्ति अपनी तेजी का इस्तेमाल गलत चीजों की सिद्धि के लिए करता है। आदमी तेज हो यह पर्याप्त नहीं है, नैतिक भी होना चाहिए। आदमी ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, तो हो सकता है अपने ज्ञान का दुरुपयोग शुरू कर दे, मिसयूज करे। ज्ञानी के साथ साथ उसे नैतिक भी होना चाहिए, तब जाके वो अपने ज्ञान का उपयोग करेगा, सदुपयोग करेगा, समाज के हित में करेगा। ठीक यही स्थिति है कि किसी भी व्यवसाय में केवल आप बहुत अच्छे से जानते हो यह पर्याप्त नहीं है। आपको नैतिक तरीके से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहिए। गलत तरीका अपना के व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एग्जाम्पल लिख दोगे, सत्यम कंप्यूटर, ये हो चुका है, ये मामला क्लियर है। पहले भी चर्चा किए थे, अभी थोड़ा लाइन से कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसकी चर्चा कर चुका हूं, आप सबको पता होना चाहिए। क्लियर है? कर चुके हैं इसकी? एक बार बोल दो, यस और नो में बोलो। हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है? ओके, भला क्लियर है? देखो, एक दो लोग तो दूसरी दिशा में जाएंगे, उनको लेकर चिंता नहीं करनी होती है। बड़ा लॉट पढ़ने के लिए आया है, और कुछ लोग आए हैं कि इसी में थोड़ा गप कर लें। उनके पास कोई गप करने वाला नहीं है घर पे, तो घर पे कोई उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं, तो उनको लगता है यहीं पे आगे कुछ लिख के सामने वाले से वार्तालाप कर लें, किसके साथ कुछ लय ताल बन जाए। इस भाव के साथ इसमें वो कुछ दूसरी दिशा में मूव करते हैं। आए हो पढ़ने के लिए तो बेटा पढ़ लो। 4 साल के बाद तो नहीं तो पलट के देखोगे लाइफ में, तो यही सोचोगे खान साहब ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी थी, पढ़ लेना चाहिए था ठीक से, आसानी से मिल गया था, हमने दुरुपयोग किया समय का, अपने साथ अन्याय किया। तो केवल पश्चाताप होगा कालांतर में। अभी पढ़ना है, ठीक से पढ़ लो, सवाल निकालो आईएएस का, तो मैं जवाब दूंगा। ये बकवास नहीं, बकवाद नहीं, जल पर बितंडा नहीं। पूछो सवाल को, तो मैं उनका जवाब, जो अगर जेन्युइन सवाल होगा उसका उत्तर मिलेगा। और मैं सवाल दिखा रहा हूं ना आईएएस का। अभी कितने दिन से इथिक्स की आपकी पैदाइश 10 दिनों की है, और 10 दिन में अभी पढ़ना शुरू किया इथिक्स और आईएएस का सवाल देखना शुरू कर दिए। कई सारे पेपरों में तो 6 महीने के बाद हिम्मत नहीं होती है। 6 महीने पढ़ने के बाद भी हिम्मत नहीं होती है, और हिम्मत करके देख लोगे तो समझ में नहीं आएगा कि सवाल का डिमांड क्या है, लिखना क्या है। ये स्थिति है। अभी तो मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके सवालों को प्रयास करूंगा मैं दिखा दूं, तो आप इसका मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो एग्जाम में लिखोगे। ये काम करना, इतना खुले दिमाग अगर पढ़ना चाहते हो तो। ये टॉपिक कर चुके हैं, ये भी हम बता चुके हैं। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हो? तो हमने कहा कि 2 विकल्प होता है, या तो यस लिखो या नो लिखो, और एक लिखो कि आंशिक रूप से सहमत है, आंशिक रूप से पार्शियली आई एक्सेप्ट, पार्शियली डिनाई। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बात कहा जाए तो यस नो में ही आप जवाब दो। आप बोल सकते हो अंशतः सहमत हूं, अंशतः सहमत है, अंशतः असहमत है। आउटराइटली 100% हर एक बात में सहमति या असहमति जताना ठीक नहीं है। पूछा गया है क्या सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, आप सहमत हैं? आप बोलोगे आंशिक रूप से सहमत है। और यह कहना कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, यह जरूरी नहीं है। कई मानव दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो सुख की आकांक्षा नहीं करते, वो इसकी आकांक्षा करते हैं कि बगल के घर में विपत्ति आ जाए, सामने वाला विनाश हो जाए। अपना सुख नहीं चाहता है, वो दूसरे का दुख चाहता है, उसके अंदर संकट आ जाए, उसके भीतर वो खत्म हो जाए, निपट जाए, इस दुनिया से निपट जाए। तो यह कहना कि सभी लोग सुख चाहते हैं, कई लोग दुख चाहते हैं दूसरों का,
क्योंकि सुख का संदर्भ अपने संदर्भ में आता है। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, कई लोग दुख की आकांक्षा करते हैं कि दूसरे को दुख मिल जाए, दूसरे का टूट जाए, कुछ हो उसके साथ, किसी के साथ गठबंधन हो रहा टूट जाए, वो परेशान हो जाए, उसको ठोकर लग जाए। आदमी के अंदर आज आदमी के अंदर ना, आज आदमी के अंदर द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, ये सब कूट कूट के भरा हुआ है। घृणा, वैमनस्य आदमी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ज्यादातर लोगों में कूट के भरा हुआ है। तो आदमी चाहता है उसी घृणा से ही काम करता है। तो ये कहना कि सभी लोग सुख की आकांक्षा करते हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि शब्द आ गया है सभी लोग। अरे सभी मानव थोड़ी करते हैं, आपका अधिकांश कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं, परंतु सभी यूज करना ठीक नहीं है। आपके लिए सुख का अर्थ क्या है हमने चर्चा कर दी है। हमारे लिए सुख का मतलब क्या है बता दिया है, ये हो चुका है। अच्छा देखो, सवाल को देखना 14 का सवाल देखो, ये खुले दिमाग से लिख सकते हो। और आप जब इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे तो वहां पे महिलाओं के मुद्दे को आप पढ़ोगे, तो अपना सिलेबस जो है ना ऐसा है कि वो कई जगहों से, कई पेपरों से कनेक्टेड है। जैसे आपको पढ़ना है समाज सुधारक, यहां पढ़ना है सिलेबस में, और समाज सुधारक आपको इतिहास जीएस फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। वहां पे भी तो विवेकानंद, टैगोर, गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय पढ़ते हो, और पढ़ना यहां पर भी है समाज सुधारक। ध्यान देना, यहां पे भी गवर्नेंस की बातें पढ़नी है, जीएस सेकंड पेपर में भी पढ़नी है। जैसे यहां महिला पे ये सवाल आ रहा है, अगर ऐसे किसी से पूछा जाए तो कहेगा ये तो सोशल इश्यूज का सवाल है, ये तो सामाजिक मुद्दे में पढ़ना है, बट सवाल आ रहा है इथिक्स में। विषय को थोड़ा ध्यान से देखना, और ये विषय डिटेल से मिल जाएगा वहां पे भी, क्योंकि महिलाओं से संबंधित जितनी समस्याएं हैं पढ़नी है। सोशल इश्यूज में, आईएएस में पढ़ना है, ध्यान देना। अभी नवाचार देख रहे हैं ना, नवाचार मतलब इनोवेशन, नई नई चीजें, कुछ नया चीज बताओ आप। हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत देख रहे हैं। यौन उत्पीड़न, अगर यहां पर आपको डाटा याद हो कि भाई पिछले वर्षों में इसमें इतनी तेज गति से वृद्धि हो रही है, मगर ये एक फैक्ट है, हमारे देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के प्रति दृष्टांत बढ़ रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी, अपहरण, महिलाओं के साथ कई अन्य प्रकार के रेप से संबंधित केसेस बढ़ रहे हैं। यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, पब्लिक प्लेस पे भी बढ़ रही है, और जो ऑफिसेज हैं उसमें भी बढ़ रही है। हर परिवार में भी जो ज्यादातर छेड़खानी घटना है वो रिलेटिव्स की स्थिति ज्यादा प्रबल है। यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत देख रहे, आप इस लाइन को सपोर्ट करोगे कि देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत देख रहे हैं, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करोगे कि भाई ऐसी चीजें पैदा हो रही हैं, छेड़खानी की घटनाएं, अपहरण और रेप की घटनाएं, और ज्यादातर मामलों में कोई परिचित ही यौन उत्पीड़न में इन्वॉल्व रहता है, या कुछ और संदर्भों में गलत आइडेंटिटी दिखाकर ऐसी घटनाएं संपादित की जा रही है। लालच और लोभ के द्वारा डरा कर भी यौन उत्पीड़न की घटना है। लालच भी है, लोभ भी, और कहीं भय पैदा करके यौन उत्पीड़न। इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी कानून हैं। यौन उत्पीड़न से रक्षा के लिए कई कानून हैं। अगर कानून की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो लिख सकते हो, एक दो की ये आर्टिकल्स हैं, ये विधिक उपबंध है। ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, कानून है फिर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय, कुछ नया विचार बताइए, कुछ नया चीज बताइए, क्या नया कर सकते हैं। तो देखो, एक तो लाइन ये खुद ही बोल रहा है कि यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप इसको मना नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई छेड़खानी की घटनाएं,
अपहरण और रेप की घटनाएं कई बार भय पैदा करके, कई बार दबाव डाल के, कई बार विवशता में लोभ पैदा करके ऐसी घटनाएं संपादित की जा रही हैं। और इनको रोकने के कानून भी बने हुए, तो थोड़ा एक दो कानूनों के बारे में चर्चा कर दोगे। बट दिक्कत है कि फिर भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये कानूनों का त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कानून होते हुए भी ऐसी घटना बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे इनका इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। कानून होते हुए भी घटना बढ़ रही है, इसका मतलब कानूनों का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। एक तो यह हो सकता है। दूसरा, उन कानूनों की जानकारी ये जो यौन उत्पीड़न लोग हैं उनको पता नहीं है, यानी उनके अंदर जागरूकता नहीं है। उनको पता नहीं है कि जो मेरे साथ घटना हो रही है इसको रोकने का कानून है, तो जागरूकता नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है। कानून होते हुए भी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो पीड़ित है उसको कानून की जानकारी नहीं है। दूसरा है, कानूनों का त्वरित, इफेक्टिव और इफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। ये तो एक ओवरऑल बातें हो गई। ये बातें लिखोगे तो 3-4 लाइन 5 लाइन हो जाएगा, इतना लिखते पर। सवाल है, मेन सवाल है, इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बताइए, कुछ नया उपाय सुझाइए। नया उपाय बताओ आप। अब नया उपाय क्या बताओगे? तो लोग इसमें नया उपाय बताने के क्रम में इसको रोकने के उपाय बताइए। तो ये बताओ, रोकने का उपाय बताओगे। रोकने का उपाय, संदर्भ को थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। क्या गलती करते हैं? देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है। सवाल बता रहा है कि यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है। कानून बना हुआ है, होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। करेक्ट? आप इससे निपटने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो लोगों ने उपाय में पता लगा फिर से कानूनों को ही बताना शुरू कर दिया कि फलाना कानून है, ये कानून है, ये कानून है। वो कानून की उपस्थिति नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कुछ नया उपाय बताइए। कानून तो है ही, वो तो पुराना हो गया, अब कुछ नया बताओ। सोचो कैसे रोक सकते हैं। और जब सोचोगे तो कानूनों के बारे में डिटेल में नहीं जाना है, एक दो ऊपर में लिख सकते हो, विधि को उत्पन्न होते हुए भी। लास्ट वाला मेन पार्ट है, इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय बताए, कुछ नया उपाय, इनोवेटिव नया उपाय बताओ आप, जो आप करना चाहते हो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए। क्या कर सकते हो? बोलो, मैं प्रयास करूंगा, थोड़ा रीड कर लूं। सेल्फ डिफेंस, ओके, एक उपाय है सेल्फ डिफेंस। अब तुम किसी एसडीएम का नाम मत लो। अब मैं जब पूछ रहा हूं कि क्या करोगे तो एसडीएम का नाम लिख रहा है, जो अभी बहुत चर्चित है। अरे इनका नाम क्यों लिख रहे हो? तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है क्या वही चीज? मैं पूछ रहा हूं नया उपाय बताओ तो एसडीएम का नाम लिख रहा है, जो भी यूट्यूब पे खूब चर्चित है। वो कोई यूपी का कोई है, उनकी मैडम एसडीएम हो गई, वो खूब चर्चा में आ गई हैं। मैं पूछ रहा हूं कुछ और, इसके दिमाग में चल रहा है कुछ और चला है आईएएस की तैयारी करने के लिए। तो जो पूछा जाए वो बताओ। सेल्फ डिफेंस एक है, आप में से बहुत सारे लोग निकालेंगे। एजुकेशन है, बिल्कुल सही है। जागरूकता है, करेक्ट, बिल्कुल सही। आप ध्यान देना, ऐसे सवाल बहुत टफ है क्या? ये 14 का सवाल है, 10 नंबर का सवाल है, आईएएस का सवाल है। पहली बात, पहले ये तो कॉन्फिडेंस आए कि अरे लिख सकते हैं ऐसे सवालों को, असंभव नहीं है। हाँ देखो, ये जो एक यूजर हैं वो लिख रहे हैं, परिवार में बच्चों को शुरू से ही महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव। एक नया उपाय सिखा रहे हो। सिलेबस सोचो ना, सिलेबस में क्या है? परिवार में मूल्यों को बढ़ावा देने का उपाय। तो हम परिवार में ही अगर बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान, आदर, उनके प्रति दृष्टिकोण, अगर अच्छा सा दृष्टिकोण पैदा कर देंगे तो बच्चा बड़ा होकर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न की घटनाओं को संपादित नहीं करेगा।
तो एक ये नवाचार हुआ, एक नई बातें बता रहे हो, विधिक तो है ही, कानून तो है ही, कानून के अलावा बताओ आप। लोगों ने इसमें कानून कानून लिख दिया, केवल ये कानून को ये कानून तो ये कानून। वो ये नहीं पूछ रहा है कानून बताओ कौन कौन से कानून है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इससे, इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। आप सुझाइए कि ये किया जाना चाहिए। परिवार जो दूसरा, बहुत लोगों ने लिखा स्कूलों में हम सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम, आज गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कूल्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसमें मिरांडा है, चाहे और जो ये हैं हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहां पे गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम चलता है, सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम चल रहे हैं, स्किलफुल बना। दिल्ली पुलिस या कोई और ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेकर वहां जो गर्ल्स पढ़ रही हैं कॉलेजेस में, उनके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कार्यक्रम चलते हैं। और फिर वो थोड़ा वो जूडो कराटे से परिचित हो जाती हैं। और कई बार ऐसे लोग, मान लो कोई किसी कॉलेज में उसने सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम रख रखा हो और वो अकेले जा रही हो मान लो मेट्रो पे, और किसी ने 2-3 लोगों ने छेड़खानी कर दी, उसको पता चलेगा कहां कहां से उसके अंग टूटे हुए हैं। ऐसी 1-2 बार घटनाएं हुई, ऐसी लड़की को छेड़ दिया जिन्होंने सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम कर रखा था, मतलब स्मार्टनेस हर एक तरीके से, मतलब जूडो कराटे से अच्छे से परिचित हैं, और सामने वाले को लगा ये तो अकेले जा रही हैं। क्योंकि महिलाओं के बारे में सामान्यतः यह मान लिया जाता है, गर्ल्स के बारे में, ये कमजोर हैं, ये फिजिकली कमजोर हैं, तो सामने वाले का मनोबल बोल सकता है कि तो कुछ कर नहीं सकती हैं। और पता चला सामने वाले ने जूडो कराटे कर रखा है, ट्रेनिंग ले रखी है, तो फिर क्या दशा होगी, उसके 2-4 अंग प्रत्यंग टूटेंगे जिसने छेड़खानी का प्रयास किया होगा, और ऐसा हो जाता है। तो एक नया सुझाव दोगे आप? यहां फ्री हो ना सुझाने के लिए, पूछा है सुझाइए, तो आप लो पहला सुझाव, दूसरा सुझाव, तीसरा सुझाव, कितने सुझाव दोगे? तो 5-7 सुझाव दो कम से कम, कि भाई परिवार में हम बच्चों को बचपन में ही भर देंगे महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव। बोलो यस और नो। फैमिली को जागरूक होना चाहिए। फैमिली को जागरूक होने से ज्यादा ये है वैष्णवी त्रिपाठी, कि फैमिली में ही बच्चों को महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का भाव पैदा कर देना चाहिए, ताकि बड़ा हो तो महिलाओं के प्रति, गर्ल्स के प्रति इस टाइप से यौन उत्पीड़न की घटनाएं न करें। तो ये चीजें होती हैं, फैमिली से सीख लेगा। तो एक अच्छा सलाह, एक सलाह हुआ। दूसरा सलाह सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम। तीसरा सलाह कानूनों के प्रति जागरूकता, कि जब भी यौन उत्पीड़न की घटना हुई उसको अपने अधिकार का पता है कि मेरे इतने अधिकार हैं, तुरंत काउंटर कर दे। लोगों को पता है ना कि इनको कोई जानकारी नहीं है, ये कमजोर हैं, परिणाम स्वरूप जो शोषण करने वाला उसका दिमाग थोड़ा चढ़ जाता है, उसको पता चल जाए कि ये तो तेज हैं, इनको खूब जानकारी है, जागरूक हैं, तो फिर सामने वाला हिम्मत नहीं करता है। हम उपाय सुझा रहे हैं ना, एक उपाय, दूसरा उपाय, तीसरा उपाय, चौथा उपाय। और जागरूक के साथ साथ शिक्षा होनी चाहिए। जहां महिलाएं ज्यादा शिक्षित है ना, उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं कम है। तो महिलाओं को शिक्षा देनी चाहिए विधिवत तरीके से। जो प्रदेश ज्यादा शिक्षित है वहां यौन उत्पीड़न की घटनाएं आप कम देखोगे। अब पता है कि ये कुछ नहीं जानती है, ये अनपढ़ है, तो वहां यौन उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा दी जानी चाहिए, महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के कार्यक्रम किए जाने चाहिए, महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास, जो पुरुषवादी मानसिकता है, यह भी यौन उत्पीड़न का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, यह करना चाहिए। और जब भी यौन उत्पीड़न के केसेस में आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है कानून बना हुआ है, मगर इसके लिए अलग से कोर्ट हो और अलग से मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, कि उनको क्विक न्याय मिले, जल्दी न्याय मिलना चाहिए। कई बार यौन उत्पीड़न की घटनाओं में जब जिसके साथ घटना घटी है
उसके साथ अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं न्यायालय में जिसका उत्तर देने में कठिनाई पैदा हो जाती है। तो उसके लिए विशिष्ट कोर्ट हो और साथ साथ इसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, क्विक, जल्दी न्याय मिले। लोगों को पता है कि केस चलता रहेगा, 10 साल के बाद छूट जाएंगे। तो कानून होते हुए भी उनका ठीक से प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे कितना 10 नंबर का कितना लिखोगे? सुझाव आप 5-7 दोगे, 6-7 सुझाव दे दो क्रमिक रूप से। पहला सुझाव ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये नवाचारी उपाय बता रहे हो। और उसके बाद मान लो 6 दिए, मैंने 5-6 बताया, उसके बाद मन की बात लिख दोगे। अगर आपके मन में आता है कि यह लिखा जा सकता है, यह भी उपाय है रोकने में, तो आप उसको भी लिख सकते हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और विचार आ जाए तो उसको लिख दो। अच्छी बात रहनी चाहिए। बोलिए सोनो, देखो ये बात सही है कि महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। तो ये सुझाव में इसको भी डाल दो कि सोशल मीडिया पे जो अश्लील सामग्री दिखाकर महिलाओं के प्रति लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, उस पे भी नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। तो आप इस पे कोई दिक्कत नहीं है, अश्लील सामग्री पे तो रोक लगनी चाहिए ना। तो आपको सलाह देने में दिक्कत क्या है? ये खुले दिमाग से आप लिख सकते हो आईएएस का सवाल। इसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। नए नए 21-22 साल वाले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? खुले दिमाग से लिख दिया, हो गया उत्तर। बोलो संभव है कि नहीं है? सारे लोग बोलो लिख सकते हो। हमने प्रश्न का डिस्कशन इसलिए किया ताकि पता चल जाए। सिविल सोसाइटी की भूमिका हो सकती है। बिल्कुल सिविल सोसाइटी को लिखो आप। सोशल मीडिया पे एक लाइन लिख दो, सिविल सोसाइटी पे लिख दो कि समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका भी ये प्रयास होना चाहिए कि समाज में जागरूकता अभियान फैलाएं। और वो ऐसा करके महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको बदला जाना चाहिए। क्लियर? बोलो सारे लोग, इज इट क्लियर? ये कोई असंभव काम नहीं है। विक्रम यादव क्या पूछ रहे हो? तीसरे क्वेश्चन में सुख आपने बोला। तीसरे क्वेश्चन में सुख है ना। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, तो बता दोगे? सभी मानव सुख की आकांक्षा नहीं करते हैं। अधिकांश मानव सुखद वस्तु की आकांक्षा करते हैं, बाद में सुख मिलता है। सभी मानव सुख की आकांक्षा नहीं करते। अनेक लोग दूसरे के दुख की आकांक्षा करते हैं। कई लोग सुख की भी आकांक्षा करते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, बांट दिया आपने। उसके बाद आपके लिए सुख का अर्थ क्या है बता दोगे? मेरे लिए सुख का अर्थ अच्छी जीवन शैली सुख है, मानसिक सुख ही वास्तविक सुख है, सामाजिक पूंजी का निर्माण सुख है। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया सुख है। आया ना लाइन, पहला सुख निरोगी काया, वो लिख दोगे। संतोषम परम सुखम, संतोष परम सुख है। लिखने में दिक्कत क्या? बहुजन हिताय, बहुजन सुख है, बहुजन का हित ही सुख है। कितनी बातें लिख दोगे सुख में? लिख दो उन चीजों को, और क्या करोगे? विक्रम यादव बोल रहे हैं कि ये पहला पार्ट, ये पार्ट हो गया है जो हमने नीचे वाला देखा। पहला पार्ट लोग बोल रहे हैं कि ये पार्ट क्लियर नहीं हो रहा। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। 2 तरीके का उत्तर हो सकता है, यस, दूसरा हो सकता है नो। हम दोनों में से किसी को आउटराइटली नहीं मानेंगे। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या सहमत है? कई लोगों ने लिखा नो, उत्तर खत्म। किसी ने कहा कि हां सहमत है, हो गया उनका, फिर इस पे चला गया। आप बताओ ना कि हम आंशिक रूप से सहमत है, आंशिक रूप से असहमत है। असहमति क्यों है? भाई सारे लोग सुख नहीं चाहते हैं, कई लोग दूसरे का दुख चाहते हैं। सारे लोग सुख नहीं चाहते हैं, अधिकांश लोग सुखद वस्तु चाहते हैं। असहमति, हां कुछ लोग सुख भी चाहते हैं।
वो अपने सुख के लिए भटकते रहते हैं कि मुझे सुख कैसे मिलेगा। वो प्रकृति के प्रांगण में जाते हैं, नदियों किनारे बैठ के ध्यान करते हैं, सुख खोजते हैं। क्लियर? ठीक है, नमो बुद्धो जाप, नाम जाप करो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियली वी विल सपोर्ट, पार्शियली विल निगेट। क्या आप सहमत हो तो हर एक मामले में ये सी थोड़ी बोल दोगे कि हां सहमत है। आप आंशिक रूप से सहमत हो, आंशिक रूप से असहमत हो, क्या दिक्कत है? हमारा अपना स्टैंड है, आपसे पूछ रहा है ना कि आप सहमत हो, बोला कुछ कुछ सहमत है, कुछ कुछ असहमत है। कैसे सहमत है वो बता दो, कैसे असहमत है ये बता दो, दोनों पार्ट बताओ, आंसर परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। अधिकांश किताबों में इसका उत्तर गलत लिखा हुआ है, गलत। कई किताबों को तो फाड़ के फेंकने की स्थिति है। लिखने का मतलब क्या है? सही होगा क्या? अच्छी जीवन शैली सुख है, ये लिखो इसमें ना, क्या दिक्कत है? आपके संबंध बड़े अच्छे हैं सबके साथ, तो ये भी सुख है। आपके सामाजिक संबंध बने हुए हैं, खूब सुख है। कई लोगों का संबंध ठीक से नहीं है, एक आदमी उनको पूछता है, दुखी जीवन जीता है। कोई आदमी बीमार पड़ता है, 10 लोगों का कॉल आता है, ब्लड देने पहुंच जाता है। आपने पूंजी कमा रखी है, सामाजिक पूंजी, वो सुख है। हमने दे रखा है, इस पे मॉडल आंसर दे रखा है, ध्यान रखना आप, मॉडल आंसर मिल चुका है। वस्तुनिष्ठ अभी देखना बाकी है, वस्तुनिष्ठ अभी नहीं देखेंगे। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो इज इट क्लियर? सत्य कर्म, और लिख सकते हो, मानवीय गुणों का होना सुख है, दया सुख है, प्रेम सुख है, अच्छे कर्म सुख हैं। आप सुख का मतलब दिखाओ, सुख का मतलब ये मत दिखाओ कि गोल्ड मिलेगा तब सुख है। यही इसी सब में उलझोगे तो फिर कठिनाई पैदा कर लोगे कि खूब संपत्ति का, मकान का होना सुख है। तो कई लोग बहुत अच्छे मकान में रहते हैं, दुखी रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं सब, एकदम बेहतरीन गाड़ी से घूमते हैं, चेहरे से देख लोगे कि दुखी आदमी है। तो वो आप ये मत करो कि मकान सुख है, अच्छी जीवन शैली सुख है। ये सब लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? दूसरों के सुख में सुखी होना सुख है, क्या दिक्कत है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सुख है, लास्ट में लिख दो कि क्या सुख है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग। ये बता दो कि मेरे लिए सुख का मतलब है कि सभी सुखी रहें, कोई निरोगी न हो। इसी से एंड कर दो अपने उत्तर को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपके लिए सुख का मतलब क्या है? सुख का मतलब है कि सभी प्राणी सुखी रहें। क्या दिक्कत है? परफेक्ट हो गया एक ही बार में, फाइनल आपने सॉल्व कर दिया, प्रहार कर दिया। मेरे लिए सुख का मतलब यह है कोई बीमार न रहे, सर्वे सन्तु निरामया। क्या दिक्कत है? बोलो। मैं ज्यादातर का दे दूंगा, कई सारे प्रश्नों का मैं यहां डिस्कस कर दूंगा। एक तो करा रहा हूं, मेंस का उत्तर कितने लोग कि मेंस के उत्तर पे आना आसान नहीं होता है। मैंने पढ़ाया, सवाल को दिखाना शुरू कर दिया। कुछ प्रश्नों का मैं आपको मॉडल आंसर दे दूंगा, कई प्रश्नों का मैं यहां डिस्कशन करा दूंगा। आप थोड़ा रफ खींच लोगे, पर्याप्त रहेगा इतना। ऐसा करोगे ना तो लगभग 2 महीने में 10 दिन हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ जाएगी। हाँ, ये पेपर 250 नंबर का मेरा पेपर तैयार हो गया है, मैं अब लिख सकता हूं। और अपने को आजमा लेना अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, कि आपको मान के चलना है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। भले ही आपको 3 साल के बाद दोगे, बट लिखने में दिक्कत क्या है? जिस दिन आईएएस का पेपर हो, पेपर 4th, उस दिन शाम के समय 3 घंटे का समय अलॉट करो कि 3 घंटा मुझे बैठकर पेपर लिखना है। देखना ना, अपने मूल्यांकन करो ना, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो पढ़ा रहा हूं तो ठीक से पढ़ लो। कई लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, सबको सुखी नहीं किया जा सकता है। मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा तब पर भी कुछ लोग दुखी रहेंगे, वो दुखी रहेगा ही रहेगा।
उसको अच्छी चीज मिल जाएगी तब पर भी दुखी रहेगा। कई बार सब कुछ अच्छा भी रहता है, किसी एक चीज को कमी को लेकर परेशान रहता है। आपके पास जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर आनंद प्राप्त करो। कई लोग अपनी अच्छी चीजों का भी आनंद नहीं ले पाते हैं और दूसरी जगह देखते रहते हैं बाहर में। अरे जो तुम्हारे साथ है उसी को ठीक से देख लो, जो तुम्हारे पास है, बजाय कि बाहर में तनाव पैदा कर रहे हो। पारिवारिक सुख, सामाजिक सुख, आप इसमें ना सार्वजनिक सुख की बात कर दो। सार्वजनिक सुख सुख है, क्योंकि आप भी तो सार्वजनिक सुख के पार्ट हो। समष्टिगत सुख में व्यक्तिगत सुख भी शामिल हो जाता है, ये ध्यान रखना। सतत विकास सुख है, इसको भी लिख दो, ये भी सुख। आप चाहते हो कि सतत विकास हो, क्या दिक्कत है? आप उसे व्यापक दायरा प्रदान कर दो। क्लियर? नहीं हो तो आप लिखोगे बढ़िया होटल में खाना सुख है, अच्छी जगह शादी हो जाना सुख है। वो फिर दोनों अपने अपने तरीके से लिखेंगे कि पत्नी, और कोई लिखेगा पति, उसके संदर्भ में लिखेगा वो सुख है। इन चीजों से ऊपर रहना है, ऊपर रह के काम लिखना है। आईएएस बनने जा रहे हो, छद्म चीजों में नीचे के स्तर में उलझना नहीं है, थोड़ा उसी स्तर से बात भी करनी है। और नहीं तो इसमें भांति भांति के लोग सुख लिखेंगे। कई ऐसे होंगे जो इसमें सुख लिखते वक्त एक से एक अद्भुत टाइप का सुख लिखेगा। आपके लिए सुख का मतलब क्या है? टीचर ने फ्री छोड़ दिया सामने वाले को कि बेटा लिखो अपने तरीके से, तो कई लोग लिखेंगे मेरे लिए सुख का मतलब तो ये है, और टीचर पढ़ के आनंद लेगा। बोले बेटा अब ऐसा सुख चाहते हो तो ऐसी इतना नंबर कम देगा कि अगले बार फिर पीटी में जाएगा वो। तो इसमें लोग तो जिसका जितना दिमाग काम करेगा वो उतना लिखेगा ना। सामने वाले को फ्री छोड़ दिया गया कि लिखो सुख का मतलब क्या है। लोगों ने एक से एक अद्भुत टाइप के सुख लिखे। फिल्म देखना सुख है, समझ लो, तो वो भांति भांति के सुख लिखा। आईएएस बनने जा रहे हो और फिल्म देखने का सुख ले रहे हो, सामने वाला तो झगड़ेगा ही। तो इसको थोड़ा व्यापक दायरा प्रदान कर दो, फिर तो अच्छा नंबर आएगा। आपकी सोच का सामने वाले को पता चलेगा। इज इट क्लियर? ध्यान देना, देशभक्ति भी सुख है, अच्छी बात है। मानवीय गुणों का विकास होना सुख है। ध्यान देना, कल और परसों मेरी क्लास ऑफ है, 5 और 6 को क्लास ऑफ है। मैं हमारी ये वाली एथिक्स वाली 7 तारीख से हम लोग दूसरे टॉपिक में प्रवेश करेंगे। 7 तारीख से हम लोग दूसरे टॉपिक में प्रवेश करेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा टॉपिक कौन सा है ये ध्यान दो आप। कुछ और मैं मॉडल आंसर आपको देता रहूंगा, ध्यान देना। ये देखो दूसरा टॉपिक है एटीट्यूड। अपने सिलेबस में अभिवृत्ति, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, कार्य, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इनका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारणा। एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस and relation with thought and behavior, moral and political attitude, social influence and persuasion. These are the topics prescribed in topic number 2. These are the parts we have to study in topic number 2, attitude. Attitude social psychology में आता है, ध्यान देना आप। और वो पार्ट यहां पर भी पढ़ना है। तो हम लोग 7 तारीख से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो एटीट्यूड से संबंधित पक्षों को पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य का होना सुख है। बिल्कुल सही है रोहन पवार। मैंने बताया तो आपका दिमाग काम करना शुरू कर दे कि हां ऐसा लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। मैंने लास्ट में लिखा ना मन की बात। आप अपने मन से अच्छी चीजें सोचो और लगे कि हां ये लिख सकते हैं, लिखो उसको, क्या दिक्कत है? आप लिख रहा अपनी बात को समझाने का सुख। बेटा ऐसा मत लिखना
अगर ऐसा लिख दो अपनी बात को समझाने का सुख और सामने वाले को उल्टा समझा दो तो समझा के उसका दुरुपयोग कर लोगे, उल्टा पुल्टा समझा दोगे। क्या लिख रहा है? अपनी बात को समझाने का सुख। समझा दो उल्टा पुल्टा तो कई बार जो घटनाएं घटती हैं सामने वाले को लोग उल्टा पुल्टा समझा देते हैं। सामने वाला सीधा आदमी, और सीधे आदमी को समझा दो, पट्टी पढ़ा दो और फिर शोषण करो और फिर उसे जो सुख मिले कहोगे बहुत सुख मिल रहा है। तो थोड़ा लिखते वक्त थोड़ा स्तर भी बरकरार रखना है, ठीक है? ओके, शेष पक्षों को हम लोग 7 तारीख से देखेंगे। थैंक यू।